स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल BS सेंटर में। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये आपका सेमेस्टर 4 माइनर साइबर डिफेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है कि साइबर हमलों को कम कैसे किया जा सकता है, वर्णन करें। साइबर हमलों को कम करने के उपाय के बारे में आपको बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मान के चलिए कि पूछेगा ही कि साइबर हमलों को कम करने के उपाय बताइए। ठीक है, या फिर पूछा गया है यहाँ पर कि साइबर हमलों को कम कैसे किया जा सकता है, वर्णन करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 15 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो चलिए बिना देर के समझते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को। इससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात आपको बता दें कि प्लेलिस्ट हम आप लोग के लिए बना दिए, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो जाइए जाकर के आप लोग तैयारी शुरू कीजिए। साथ में अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि उनका भी भला हो सके, वो लोग भी जाकर के अच्छे से तैयारी करें और एग्जाम में अच्छे से लिख के आए और अच्छा मार्क्स ला सके। चैनल पर दोस्तों अगर आप लोग नए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो पर लाइक कर दीजिएगा। समझते हैं कि किस तरह से साइबर हमलों को कम किया जा सकता है, कहा जा रहा है। उससे पहले एक छोटा सा आप लोग भूमिका जरूर लिख लीजिएगा एग्जाम में, ताकि एग्जामिनर जब देखे अगर इस चीज़ को आप लिखते हो तो कम से कम 1 नंबर आपको मिल जाता है एक्स्ट्रा। ठीक है, अगर आप 10 नंबर ला रहे थे तो आपको 11 नंबर मिलेगा, अगर 11 ला रहे थे तो आपको 12 मिलेगा। तो इस तरह से एक छोटा सा भूमिका से लिख करके आप लोग शुरू जरूर करेंगे। किस तरह से एग्जाम को किस तरह से आंसर को लिखा जाता है हम पहले से आपको समझा रहे हैं। चलिए समझते हैं। कहा जा रहा है कि आज के डिजिटल युग में इंटरनेट का उपयोग तेज़ी से बढ़ा है। आज का जो डिजिटल युग है वहाँ पर इंटरनेट का उपयोग बहुत ही तेज़ी से बढ़ा है। इसके साथ ही साइबर हमले जैसे कि हैकिंग, फिशिंग, वायरस और डेटा चोरी की घटनाएं भी बढ़ गई। इसके कारण अगर डेटा का इस्तेमाल बढ़ रहा है, अगर इंटरनेट का इस्तेमाल बढ़ रहा है, जिसके कारण अपराध भी बढ़ रहे हैं। ये हमले व्यक्ति, संस्था और सरकार तीनों के लिए नुकसानदायक होते हैं। और चाहे ये हमला हो किसी पर भी हो, लेकिन ये व्यक्ति के लिए, संस्था के लिए या फिर सरकार, तीनों के लिए नुकसानदायक होता है। इसलिए साइबर हमलों को कम करने के लिए उचित सुरक्षा उपाय अपनाना बहुत आवश्यक हो गया है। कोई भी सरकार, अगर मान लीजिए सरकार हो या फिर कोई भी चीज़ हो, कोई भी कंपनी हो, वो सिर्फ अपने से कोई काम नहीं कर सकता। जब तक जनता जागरूक नहीं होगा तब तक कोई काम अच्छे से नहीं हो सकता। इसीलिए कुछ उपाय बताए गए हैं। साइबर अपराध है तो उसके लिए कुछ उपाय भी हैं जो लोगों को खुद भी करना पड़ेगा। सिर्फ सरकार पर छोड़ देगा कोई काम तो नहीं हो सकता। तो साइबर हमलों को कम करने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, कैसे उसको कम किया जा सकता है, उसके कुछ यहाँ पर उपाय सुझाए गए, उसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। पहला जो उपाय है, पहले देख लीजिए साइबर हमलों को कम करने के लिए उपाय हैं। ठीक है, पहला जो उपाय है वो है मजबूत पासवर्ड का उपयोग। तो मजबूत पासवर्ड का उपयोग करके साइबर हमलों को कम किया जा सकता है। कहा जाए कि मजबूत पासवर्ड साइबर सुरक्षा की पहली दीवार होता है। अगर मजबूत पासवर्ड हो तो साइबर अपराधियों को इसको खोलने में टाइम लगेगा, और अगर एक अच्छा पासवर्ड आप लोग डाल लेते हैं तो जो साइबर अपराधी उसको खोल भी नहीं सकता। पासवर्ड में अक्षर, अंक और विशेष चिन्ह होने चाहिए, तभी जाकर के जो मजबूत पासवर्ड वो बन पाएगा। उसके साथ साथ क्या है, पासवर्ड में क्या होना चाहिए, तो अक्षर भी होना चाहिए, अंक भी होना चाहिए, या फिर जो विशेष चिन्ह है जैसे कि हैशटैग, या फिर जो इस तरह से ब्रैकेट होता है, या फिर कुछ भी जो चिन्ह है वो होना चाहिए, ताकि जो हैकर उसको पता ना चले। ठीक है, एक ही पासवर्ड को कई जगह उपयोग नहीं करना चाहिए। समय समय पर पासवर्ड बदलते रहना चाहिए। एक ही पासवर्ड को हर जगह उपयोग ना करें। जैसे कोई गाड़ी का नंबर रख लेते हैं, जैसे आप UPI चलाते हैं तो आप गाड़ी का नंबर रख लेते हैं, मोबाइल नंबर रख लेते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 इस तरह से रख लेते हैं। तो इस तरह का पासवर्ड का यूज नहीं करना चाहिए, और सभी जगह उसी पासवर्ड को यूज नहीं करना चाहिए, और ना ही एक ही पासवर्ड को हमेशा के लिए रखना चाहिए, उसको बदलते रहना चाहिए। और पासवर्ड को किस तरह से बनाना है, तो उसमें अक्षर भी रखना है, अंक भी रखना है और विशेष चिन्हों को भी रखना है, ताकि जब हैकर उसको तोड़ना भी चाहे तो कम से कम उसको हजारों बार टाइम लगे और तब तक आपको पता चल जाएगा। अगर जो इसका उपाय है वो है सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट रखना। जो सॉफ्टवेयर आपका और जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको अपडेट हमेशा रखते रखना। ठीक है, उसको हमेशा अपडेट रखना। पुराने सॉफ्टवेयर में सुरक्षा की खामियां रहती है। जो पुराना हो जाता है सॉफ्टवेयर उसमें सुरक्षा की खामियां रहती हैं। हैकर इन्हीं कमजोरियों का फ़ायदा उठाते हैं। नियमित अपडेट से ये खामियां दूर हो जाती है। इससे सिस्टम अधिक सुरक्षित बनता है। अगर नियमित अपडेट होता रहे, मान लीजिए आपके पास फ़ोन है, ठीक है, और फ़ोन को अगर आप अपडेट करते रहते, उसमें जो वायरस है, जो गलत चीज़ें आ गई हैं, उसको वो क्या करेगा, हटाएगा। ठीक है, अपडेट करने से पूरा वो फ़ोन है वो नया हो जाता है। फिर से जितना भी आपके पास काम करने के लिए चीज़ें वही सब बचेगा, बाकी जो बेकार की चीज़ें उसको निकाल देता है। तो सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट रखना, ये क्या है, तो एक उपाय हो सकता है। तो ये सब उपाय है साइबर हमलों को कम करने के लिए। तीसरा जो इसका उपाय है वो है एंटीवायरस और फायरवॉल का प्रयोग। एंटीवायरस और जो फायरवॉल है उसका प्रयोग करना। फायरवॉल क्या होता है हम पहले आपको बता चुके हैं। कहा जा रहा है कि एंटीवायरस वायरस और मालवेयर को पहचान कर हटाता है। एंटीवायरस जो है वो वायरस और मालवेयर को पहचान कर क्या करता है, तो हटाता है। जो भी एंटीवायरस है वो वायरस को पहचान लेता है और जो मालवेयर उसको पहचान लेता है, जिसके बाद वो उसको हटा देता है। फायरवॉल अनधिकृत नेटवर्क ट्रैफिक को रोकता है। जो फायरवॉल है वो इंटरनेट के साथ आने वाला जो अनधिकृत चीज़ें हैं, वेबसाइट है, जो ऐप्स है, उसको वो रोक लेता है, उधर ही हटा देता है। दोनों मिलकर सिस्टम को मजबूत सुरक्षा प्रदान करते हैं, और दोनों ही जो मिल जाता है, जो एंटीवायरस और फायरवॉल, तो सिस्टम को मजबूती मिलता है। इससे
इनका नियमित अपडेट भी जरूरी होता है, इनका भी नियमित अपडेट जरूरी होता है, ठीक है, चाहे वो एंटीवायरस हो या फिर फायरवॉल हो। इसका प्रयोग करके जो सुरक्षा कह सकते हैं, जो अपराध है उसको कम किया जा सकता है वो है फिशिंग और संदिग्ध लिंक से बचाओ। जो फिशिंग वाला चीज़ है, जो संदिग्ध लिंक है उससे बचाओ। फिशिंग का मतलब क्या है कि आपके पास कोई लिंक भेज देता है, कोई आपके पास ऐप्स भेज देता है, ठीक है, कोई आपके पास मैसेज भेज देता है, उसको आप क्लिक करके देखने लगते हैं। तो जो फिशिंग वाला सिस्टम है और जो संदिग्ध लिंक है उससे बचाओ। ये क्या है, तो एक उपाय है, ठीक है। इससे बचने के लिए कहा जा रहा है कि अनजान ईमेल और मैसेज पर तुरंत भरोसा नहीं करना चाहिए। जो अनजान ईमेल है, जो मैसेज, उस पर तुरंत भरोसा नहीं करना चाहिए। फिशिंग के द्वारा धोखे से जानकारी चुराई जाती है। फिशिंग के द्वारा क्या है, धोखे से जानकारी चुराई जाती है। लिंक खोलने से पहले उसकी जांच जरूरी है। लिंक आप खोलें इससे पहले क्या उसकी जांच जरूरी है कि आपको जो लिंक भेजा गया है वो आपके जान पहचान वाले हैं या फिर नहीं, कोई अनजान आदमी आपको नहीं भेज दिया। तो इस तरह से उसका पहले जांच होना चाहिए, उसके बाद उस लिंक पर आप क्लिक कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। सावधानी से बड़े नुकसान से बचा जा सकता है, और अगर आप सावधानी बरतते हैं तो किसी भी बड़े नुकसान से बचा जा सकता है। अगला जो इसका उपाय है वो है डेटा इनक्रिप्शन का उपयोग। डेटा इनक्रिप्शन का उपयोग किया जाना चाहिए। यह भी क्या है, तो एक उपाय है। इनक्रिप्शन डेटा को गुप्त कोड में बदल देता है। जो इनक्रिप्शन है वो डेटा को गुप्त कोड में बदल देता है। चोरी होने पर भी डेटा पढ़ा नहीं जा सकता। अगर चोरी भी हो गया तो जो डेटा है वो पढ़ा नहीं जा सकता, उसको क्या है, तो गुप्त कोड में वो बदल देता है, जो डेटा इनक्रिप्शन है। ऑनलाइन भुगतान में इनक्रिप्शन बहुत जरूरी है। यह डेटा सुरक्षा को मजबूत बनाता है। और जो ऑनलाइन भुगतान है उसमें इनक्रिप्शन बहुत ही जरूरी होता है। यह डेटा को सुरक्षा मजबूत बनाता है, ठीक है, ये डेटा सुरक्षा को मजबूत बनाने का काम करता है। अगर डेटा इनक्रिप्शन लगा हो तो जो आपके पास डेटा है उसको वो गुप्त कोड में बदल देता है। अगर चोरी भी हो गया तो उसको पढ़ा नहीं जा सकता, वो अलग ही दिखेगा। छठा जो पॉइंट है वो है मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। जो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन वो जरूरी है ताकि इसको रोका जा सके, जो भी साइबर हमले उसको रोका जा सके, ठीक है। केवल पासवर्ड सुरक्षा के लिए पर्याप्त नहीं है। केवल पासवर्ड ही कहा जा रहा है कि जो पासवर्ड है वो सिर्फ सुरक्षा के लिए पर्याप्त नहीं होता, बल्कि MF है, जो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन है, उसमें OTP या फिर बायोमेट्रिक का उपयोग होता है। जैसे कि आप कहते हैं कि डबल वेरिफिकेशन, ठीक है, तो वो होना चाहिए, ठीक है, या फिर कहते हैं 2 स्टेप वेरिफिकेशन, तो ये भी होना जरूरी है। सिर्फ पासवर्ड काफ़ी नहीं है। जब 2 स्टेप वेरिफिकेशन अगर आपके फ़ोन में लगा हुआ रहेगा या फिर आप जो काम करते हैं उसमें अगर आपका 2 स्टेप वेरिफिकेशन है, तो एक बार अगर आप पासवर्ड को खोल भी लिए, तभी जब दूसरा बार जब आप खोलेंगे तो सिर्फ OTP मांगेगा। तो अगर आपके पास फ़ोन नहीं है और या फिर किसी दूसरे डिवाइस से आपका जो ऐप है या फिर जो आपका डाटा है उसको लीक करने के लिए कोशिश किया जा रहा है, उसमें एक्सेस करने के लिए कोशिश किया जा रहा है, तो आपके पास OTP आएगा और आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर कुछ तो फ्रॉड हो रहा है। इसलिए कहा जा रहा है कि मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन जरूरी है। सिर्फ पासवर्ड नहीं बल्कि 2 स्टेप वेरिफिकेशन भी जरूरी है। इससे अवैध लॉगिंग को रोका जा सकता है। यह सुरक्षा की अतिरिक्त परत प्रदान करता है। मतलब 2 स्टेप वेरिफिकेशन जरूरी है। सातवां जो इसमें उपाय दिया गया है वो है नियमित डेटा बैकअप। नियमित डेटा बैकअप कहा जा रहा है कि महत्वपूर्ण डेटा का बैकअप रखना बहुत जरूरी है। जो भी महत्वपूर्ण डेटा है उसका बैकअप रखना बहुत ही जरूरी है। साइबर हमले की स्थिति में डेटा सुरक्षित रहता है। साइबर हमले की स्थिति में डेटा सुरक्षित रहता है। जैसे कि अगर साइबर हमला हो गया, आपके पास बैकअप करने का कोई सुविधा नहीं था, तो सारा डेटा गया तो गया। रैनसमवेयर से नुकसान कम किया जा सकता है। जो रैनसमवेयर है, आपको हम पढ़ा चुके कि रैनसमवेयर क्या होता है। इससे नुकसान कम किया जा सकता है। बैकअप से काम रुकता नहीं। अगर बैकअप आपके पास है तो आप काम रुकेगा नहीं। इसलिए नियमित जो डेटा है उसका बैकअप भी होना जरूरी है। आपके पास फ़ोन ही होगा तो आप फ़ोन से समझ सकते हैं। आपके पास डेटा जो बैकअप उसके लिए पूछा जाता है बार बार, क्या आप इस डेटा को बैकअप करना चाहते हैं, आप कौन से ईमेल आईडी में इसको सेव करना चाहेंगे, तो उसके लिए डेटा बैकअप भी जरूरी है। अगर आप लोग डेटा बैकअप करके रखें तो आपके लिए अच्छा है। आठवां जो इसका उपाय है वह है यूजर जागरूकता और प्रशिक्षण। यूजर जागरूकता और प्रशिक्षण सबसे बड़ा जो उपाय है वो यही है, यूजर जागरूकता। जो भी यूजर है, उपयोग करता है, ठीक है, वो जागरूक होना चाहिए, वो प्रशिक्षित होना चाहिए, तभी जाकर के इन सब चीज़ों से बचा जा सकता है। आप कितना भी उपाय कर लीजिए, जब तक लोग खुद जागरूक नहीं हुए तब तक नहीं किया जा सकता कुछ भी। इसलिए यूजर जागरूकता और प्रशिक्षण जरूरी है। कहा जा रहा है कि अधिकांश साइबर हमले यूजर की गलती से होते हैं। जो भी अधिकांश साइबर हमले वो यूजर की गलती से ही होते हैं। उपयोगकर्ताओं को सुरक्षा नियम सीखना जरूरी है। जो भी उपयोग करता है उसको सुरक्षा नियम सीखना जरूरी हो जाता है। जैसे कि आपको कोई डरा के बोलता है कि अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो हम आपका ये वीडियो उसको दिखा देंगे, ठीक है, तो आपके पास बहुत सारा मतलब जागरूकता होना जरूरी है। आपको कोई OTP मांग लेता है, कोई लिंक भेज देता है कि इस पर क्लिक करो, आपको पैसा मिलेगा 50 रुपये, तो आप क्लिक कर देते हैं। तो जागरूक होना जरूरी है। कई बार आप देखा होंगे कि जो व्हाट्सअप मैसेज है, जो ग्रुप में मैसेज आता है कि जियो ने 2 महीने का रिचार्ज फ्री कर दिया, इस लिंक पर जाइए, तो इस तरह से जागरूक होना जरूरी है। आप क्लिक नहीं करते हैं और करना भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो यूजर को जागरूकता होना जरूरी है, प्रशिक्षित उसको होना जरूरी है। आगे इसमें कहा जा रहा है कि जागरूक यूजर हमलों से बच सकते हैं। यह सबसे सस्ता और प्रभावी उपाय है।
यूजर जो है अगर जागरूक है तो वो हमलों से बच सकता है, और ये सबसे सस्ता और प्रभावी उपाय है कि अब आप जागरूक हैं तो आपसे कोई आपके डेटा को चोरी नहीं कर सकता। नौवां जो इसका उपाय है वो है सुरक्षित नेटवर्क और वाईफाई का उपयोग। सुरक्षित नेटवर्क और वाईफाई का उपयोग करना जरूरी है। जैसे कहीं पर भी लोग फ्री वाईफाई देखते हैं, जो कम से कम जो खासकर जो लेडीज़ लोग हैं, अगर फ्री वाईफाई उनको दे दो तो दिन भर चलाते रहेंगे। तो जो फ्री वाईफाई उनसे बचना चाहिए, क्योंकि फ्री वाईफाई के जरिए भी आपके पास मॉलवेयर ये सब चीज़ें आ सकता है। तो सुरक्षित नेटवर्क को रखना चाहिए, जो वाईफाई है उसका उपयोग अच्छे से करना चाहिए। ओपन और पब्लिक वाईफाई का उपयोग खतरनाक हो सकता है। जो ओपन वाईफाई या फिर जो पब्लिक वाईफाई है वो खतरनाक हो सकता है। इसके जरिए आपके फ़ोन में प्रवेश किया जा सकता है, आपके इंटरनेट में प्रवेश किया जा सकता है। सुरक्षित और पासवर्ड प्रोटेक्ट नेटवर्क के उपयोग करें, जो सुरक्षित हो, जो पासवर्ड प्रोटेक्टेड हो, उस तरह का नेटवर्क ही उपयोग करना चाहिए। वाईफाई में मौजूद एन्क्रिप्शन होना चाहिए, इससे डेटा चोरी का खतरा कम होता है। इससे डेटा चोरी का जो है खतरा कम होता है, चाहे आपका वाईफाई कोई यूज कर रहा हो या फिर आप किसी का वाईफाई यूज करें, तो दोनों चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। अगर जो इसके लिए उपाय है वो है सुरक्षा नीतियों का निगरानी। सुरक्षा नीतियाँ और निगरानी, ठीक है, सुरक्षा नीतियाँ और निगरानी। संगठनों में स्पष्ट साइबर सुरक्षा नीतियाँ होनी चाहिए। जो भी संगठन है उसमें स्पष्ट साइबर सुरक्षा नीतियाँ होनी चाहिए। नेटवर्क की नियमित निगरानी होनी चाहिए, जो भी नेटवर्क उसका नियमित निगरानी होना चाहिए। संदिग्ध गतिविधियों पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, और जो भी संदिग्ध गतिविधि है उस पर तुरंत कार्रवाई होना चाहिए। ये सब क्या है? तो सुरक्षा नीतियाँ और निगरानी है। इससे बड़े साइबर हमलों को रोका जा सकता है। अगर छोटा सा में पकड़ लिया जाए उसको, तो बड़ा हमला को रोका जा सकता है। तो ये सब हम लोग क्या देखे थे? सुरक्षा नीति और निगरानी। ये सब क्या है? तो एक कह सकते हैं उपाय है जो भी साइबर हमला उसको रोकने का। उम्मीद करते हैं दोस्तों पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। जो भी साइबर हमलों को रोकने का उपाय है, कम करने के उपाय, उसको हमने समझ लिए। आगे एक छोटा सा निष्कर्ष को देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि इस प्रकार साइबर हमलों को पूरी तरह समाप्त करना कठिन है। साइबर हमले को पूरी तरह से समाप्त करना नहीं हो सकता, कठिन बात है, क्योंकि जब तक इंटरनेट है, और इंटरनेट में सभी लोग पढ़ते हैं, इंटरनेट के बारे में सभी लोग पढ़ रहे हैं, हम भी पढ़ रहे हैं, आप भी पढ़ रहे हैं। लेकिन क्या सभी लोग सही से इसका उपयोग करेंगे? तो पढ़े लिखे जहाँ पर लोग रहेंगे वहाँ पर सही भी उपयोग होगा, गलत भी उपयोग होगा। इसलिए कहा जा रहा है कि इस प्रकार साइबर हमलों को पूरी तरह समाप्त करना कठिन है, लेकिन सही उपाय अपनाकर उन्हें काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। लेकिन अगर लोग जागरूक हो, सही इसका उपयोग किया जाए, पासवर्ड सही डाले, ठीक है, सिस्टम को अपडेट रखें, तो इसको कम किया जा सकता है। मौजूद पासवर्ड, अपडेट सिस्टम, सुरक्षा सॉफ्टवेयर और यूजर जागरूकता से साइबर सुरक्षा को मजबूत बनाया जा सकता है। सुरक्षित डिजिटल वातावरण के लिए इन उपायों का पालन अत्यंत आवश्यक है। और अगर आप चाहते हैं कि जो है सुरक्षित डिजिटल वातावरण बने, तो इसके लिए इन उपायों का पालन करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। हम आपको फिर से बता दें कि सरकार सिर्फ कुछ नहीं कर सकता, जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे तब तक कोई भी काम अच्छे से नहीं हो सकता। उम्मीद करते दोस्तों सारा क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ गया होगा। अगर चैनल पर अभी तक आप लोग नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो पर लाइक जरूर करते रहो, अपने दोस्तों में इसको शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। प्लेलिस्ट हम आप लोग के लिए बना दिए, इतना मेहनत करते तो आप लोग चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही सकते हैं। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पर लाइक जरूर कर दीजिए। साथ में वीडियो को आप लोग हाइप भी कर सकते हैं, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आपको हाइप का सिस्टम दिख रहा होगा, तो आप लोग जाकर के वीडियो को हाइप भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।